दोस्तों, आज के समय में 21वीं सदी में जैसे जैसे समय बीत रहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार बहुत रिलेवेंट होते जा रहे हैं, बहुत प्रासंगिक होते जा रहे हैं। इतिहास को लेकर एक रस्साकशी है। साम्यवादी इतिहास के लेखन को लेकर एक अलग दर्शन रखते हैं। राष्ट्रवादियों का अपना एक अलग विचार है। इस संदर्भ में हमें लगता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के इतिहास संबंधी विचारों को फिर से देखना चाहिए और उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने आ गई है, ऐसे संदर्भ में इतिहास लेखन पर डॉक्टर लोहिया के विचार बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। भारतीय इतिहास लेखन। इतिहास लेखन किसी हद तक इतिहास का निर्माण भी होता है। इतिहास अतीत को पुनर्जीवित करता है। यह समय के प्रवाह को उलटने की एक चेष्टा है। जरूरी नहीं कि सभी स्थानों पर सारे समय को उलटने की कोशिश हो। केवल उस देश काल को जिसे पुनर्जीवित करना होता है, समय के संपूर्ण प्रवाह को उलटना असंभव होता है और उसकी चेष्टा व्यर्थ है। चुनाव करना पड़ता है। कितने भी सीमित क्षेत्र में किसी एक दिन का अधिक से अधिक पूर्ण विवरण देने में भी तथ्यों का चुनाव करना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी बात है कि बहुत सी बातें हमेशा के लिए लुप्त हो जाती हैं और कुछ की जानकारी बड़ी मुश्किल से हासिल होती है। इतिहास केवल विवरण नहीं है। विवरण में तो चुनाव करना ही पड़ता है। इतिहास में यह चुनाव किसी ऐसी हद तक करना पड़ता है जहां इसमें बड़े खतरे होते हैं। इस कारण अधिकांश इतिहास लेखन मूर्खतापूर्ण और त्रुटियों से भरा होता है। इसका कुछ हिस्सा ही ऐसा होता है जिससे सत्य को आंशिक रूप में समझा जा सके और मनुष्य का मन उठे या शिक्षित हो। बुरे ढंग से लिखे गए इतिहास का भविष्य पर उतना ही असर पड़ता है जितना अच्छे ढंग से लिखे गए इतिहास का, बल्कि और ज़्यादा। इतिहास अतीत का अच्छा या बुरा पुनर्जीवित रूप है, इसलिए वह एक हद तक व्यक्ति और राष्ट्र की चेतना के स्वरूप को निर्धारित करता है। मैं कौन हूँ, हम कौन हैं, दर्शन इन सवालों का अध्ययन करता है। इतिहास भी उतना करता है, ज़्यादा ठोस रूप में, और शायद उसका असर भी ज़्यादा गहरा होता है। इतिहास मानविकी का आधार है, जैसे गणित विज्ञान का। इतिहास हमें वह औजार और मसाला प्रदान करता है जिनसे मनुष्य का मन बनता है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा सारी दुनिया में किसी भी जगह राष्ट्रीय मन होता है। इतिहास लेखन में भारत का दुर्भाग्य असाधारण रहा है। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन बहुत ही कम था और जो कुछ था वह भी मुख्य रूप में काव्य या दर्शन के रूप में। पिछले 1000 सालों में भारत का इतिहास लेखन एक विचित्र प्रकार के
अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकारों के हाथ में रहा है। फरिश्ता से विंसेंट स्मिथ तक इतिहास के इन अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा छोकरों की एक लंबी वंशावली है। उन्होंने तथ्यों को चुना, इसमें उनका एक लक्ष्य था। उनका लक्ष्य था देश में विदेशी शासन को मजबूत करना, जिसका एक अंश, विद्वान अंश, वे स्वयं भी थे। मेगास्थनीज और फाहियान ने भी चुनाव किया था। विदेशी विजय का अंग न होने के कारण उनका ढंग दूसरा था। फिर भी मेगास्थनीज से फरिश्ता और उसके आगे तक के सिलसिले को खोजना दिलचस्प होगा, लेकिन पहली और अनिवार्य आवश्यकता फरिश्ता से विंसेंट स्मिथ तक के इतिहासकारों का गहरा और विस्तृत अध्ययन करने की है। इस काम को पूरा किए बिना इस देश में थोड़ा बहुत सच्चा इतिहास लेखन भी संभव नहीं है। इन इतिहासकारों ने समर्पण के अवगुण को समन्वय का गुण बना दिया है। उन्होंने पिछले 1000 साल के इतिहास को और उसके पहले के कुछ पहलुओं को भी इस तरह रखा गया है कि ज़्यादातर हिंदुस्तानी आज शर्म और यश का फ़र्क नहीं जानते। हिंदुस्तानी दिमाग कुछ इस तरह चलता है, सही है कि हम लड़ाइयों में हारे और जीते गए, शायद दुनिया की किसी भी और कौम से ज़्यादा हम जीते गए, लेकिन उससे क्या? हमने अपनी बारी में विजेताओं को जीत लिया, उनको देशी बना लिया, उनको अपने में खपा लिया। अगर उनकी वक्ती भौतिक जीत हुई तो हमने हमेशा ही उनकी आत्मा को जीत लिया। इस प्रक्रिया में हमने उनके कुछ गुण और कौशल भी अपना लिए। इस तरह इस देश में हमेशा गुण और कौशल का एक विशाल आदान प्रदान चलता रहा है। इस इतिहास के अनुसार हिंदुस्तान दुनिया का महान और अनोखा रंगमंच है, जहां मनुष्य जाति ने समन्वय और आत्मसात करने के अपने सबसे बड़े गुण और का प्रदर्शन किया है। ऐसा इतिहास अवश्य ही अपने पाठक और अपने शिकार को डरपोक, अधम, संकल्प और शक्ति रहित और शायद जड़ भी बना देता है। अपनी सीमाओं के प्रति आज के भारतीय की उदासीनता और उसके इतिहास के लेखन में गहरा संबंध है। सीमा क्षेत्र के बड़े हिस्से बेकार, चट्टानी हैं, वहाँ एक दूब भी नहीं उगती। बंजर भूमि के कुछ हजार मील देकर अगर शांति हासिल की जा सके तो क्या बुरा है। आखिरकार दुनिया एक है। हमें किसी दिन ऐसा बनना ही होगा कि आपस में समन्वय और घोल मेल करते हुए शांति से रह सकें। समर्पण को समन्वय समझने के विचित्र दृष्टिभ्रम से ही जुड़ी हुई गलतफहमी इस सवाल पर है कि वीरता क्या है। इतिहास कहता है पृथ्वीराज बड़ी वीरता से लड़े। उसके 200 वर्ष पहले अगर वह कमबख्त हाथी न होता तो अनंगपाल, जिन्होंने साधारण वीरता दिखाई, जीत जाते। राणा सांगा शेर की तरह लड़े और लड़ाई हारने व मरने के पहले उन्हें करीब 100 घाव लगे। ये सब बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन इनकी वीरता के बावजूद देश स्वतंत्र नहीं रह सका। इस प्रकार इतिहास लेखन में जरूर कहीं कुछ गलती है। इनमें से कुछ लोग वीरता से लड़े,
यह सच्चाई का सिर्फ एक पहलू है और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं। इससे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है कि ये लड़ाइयाँ हारे और इस तरह से हारे कि उनके बाद आने वाले उस हार को जीत में बदलने के लिए कुछ नहीं कर सके। वे अगर वीरता से लड़े भी तो मूर्खों की तरह। लड़ाई के पहले उन्होंने शक्ति को प्रेरित और संगठित नहीं किया और हारने के बाद नए आधार नहीं बनाए जिनके सहारे हार का बदला लेकर भी आज़ादी हासिल की जा सकती। इब्राहिम लोदी बहादुरी से लड़ा, शेर शाह सूरी भी, ये दोनों देशी मुसलमान भी राणा सांगा की तरह हिंदुस्तान के सामूहिक पतन की संतान थे और उनके निजी उदाहरण का मूल्य भी कुछ संदेहास्पद ही है। छोटे बच्चे लड़खड़ाते हुए कुछ कदम चलते हैं फिर गिर पड़ते हैं। उनके माँ बाप और बुजुर्ग इस पर बड़े खुश होते हैं और बच्चे के कौशल व साहस की सराहना करते हैं। भारत के पिछले 1000 साल के इतिहास में भी कुछ ऐसा ही होता रहा है। इतिहास के अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा छोकरे अपना काम करते रहे हैं। मुगल इतिहासकार ने अपने तात्कालिक शत्रु अफ़गान की निंदा की और अंग्रेज़ इतिहासकार ने राजपूतों और अफ़गानों की बड़ाई करते हुए अपने तात्कालिक शत्रु मुगलों की निंदा की। अगर इसके फलस्वरूप सत्य की हत्या हो गई तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी तारीफ से बच्चे खुश हो जाते हैं। इसके साथ ही एक और नारा चलता है, अनेकता में एकता का। हमें पक्का नहीं मालूम कि यह नारा सबसे पहले श्री विंसेंट स्मिथ ने ही दिया था या किसी और ने। मुमकिन है किसी मुगल या अफ़गान इतिहासकार ने सबसे पहले इस नारे को गढ़ा हो। इस नारे का और इसके पीछे जो विचार है उसका परिणाम हम सबके सामने है। भारतीय संघ का राष्ट्रपति राष्ट्रीय झंडे से संतुष्ट नहीं, वह अपना अलग झंडा उड़ाता है। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों का काम उनके राष्ट्रीय झंडों से ही चल जाता है। लेकिन दार्शनिक राजा को जो व्यापक चेतना में व्यक्ति के विलय की और राष्ट्रीय एकता की इतनी बातें करते हैं, अपना अलग झंडा उड़ाने में मज़ा मिलता है। जैसे इसी तरह वे कुछ अपने पूर्वजों की तरह हो जाते हैं। अधिक समृद्ध वर्गों के बच्चे रंग बिरंगी तितलियों की तरह सजे हुए स्कूल जाते हैं। अगर सारे देश के प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए एक ही रंग की वर्दी हो तो शायद इस अनेकता में एकता की चोट पहुँचेगी। सारे देश की एक ही लिपि हो तो इससे भी शायद उसे चोट पहुँचेगी, क्योंकि भारतीय इतिहासकार लिपि को उपयोगिता की वस्तु नहीं मानते, लिखावट की खूबसूरती को महत्व देते हैं। भारत की लोकसभा में इतिहास पर एक बहस हुई थी। स्पष्ट त्रुटियों और राष्ट्र के रोगों के समर्थन में भारत के शिक्षा मंत्री ने सत्य और निष्पक्षता की व्याख्या और विख्यात इतिहासकारों के हवाले दिए। किसी भी देश में चाहे जितना वह गरीबी, रोग और भयंकर अज्ञान के दलदल में फंसा हो, काफ़ी संख्या में बड़े आदमी होते हैं। जो भी चोटी पर या उसके आसपास होता है, चाहे वह जितना अज्ञानी हो, उसे बड़ा और प्रमुख माना जाता है।
ज़रूरत सिर्फ इसकी होती है कि उसमें कुछ कौशल और शैली के गुण अपने युग के अनुरूप हों, जिनकी मदद से वह चोटी पर पहुंचा हो, जैसे बढ़ई का कौशल या दर्जी की शैली। यह बात निष्पक्षता और व्याख्या के साथ भी है। अगर अमेरिका पर कोई विदेशी अधिकार कर ले तो न्यूयॉर्क और शिकागो के ठग और पिंडारी और आत्महत्याएं तो नहीं, लेकिन हत्याओं के रूप में सती की घटनाओं को इतिहास का सबक बनाया जा सकता है। कुछ समय बाद देशी लोग इस सबक पर यकीन भी करने लगेंगे। हम इससे इनकार नहीं करते कि अंग्रेजी शासन की स्थापना के पहले भारत में ठग भी थे और सती प्रथा भी थी, लेकिन अच्छा हो कि देश के संपूर्ण जीवन में इनका जो स्थान था, इतिहासकार सच्चाई के साथ उसका वर्णन करें। अगर किसी एक वर्ष या एक दशक में देश की कुल जनसंख्या की तुलना में ठगी आदि की बड़ी बड़ी घटनाओं और सती की कुल संख्या के आंकड़े उपलब्ध हों, तो उनको इतिहास की किसी पुस्तक में बताना चाहिए। तब हम जान सकेंगे कि ये घटनाएं कहाँ तक महत्वपूर्ण थीं और कहाँ तक गौण। अभी तक जो होता रहा है वह तो ऐसा ही है जैसे 15वीं शताब्दी के लंदन का इतालवी राजदूत द्वारा किया गया वर्णन इंग्लिस्तान का इतिहास मान लिया जाए। इससे भारतीय इतिहास में पुनर्जीवन की समस्या हमारे सामने आ जाती है। अफ़गान पुनर्जीवन है, फिर मुग़ल पुनर्जीवन है और उसके बाद भी फिर अंग्रेज पुनर्जीवन तो है ही। भारतीय इतिहासकार शायद फिर किसी पुनर्जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है, जो उसे यह नहीं मालूम कि वह रूसी होगा या चीनी या अमेरिकी। राजा मान सिंह और राजा राम मोहन राय शायद सभ्य और सुसंस्कृत सम्मानित व्यक्ति थे। वे दरबार की भाषा और चलन जानते थे और वे इतने उदार भी थे कि अपने पुरखों की कुछ अधिक गंदी रूढ़ियों को छोड़ दें और विजेता के ऊपरी तौर तरीकों को अपना लें। इसी को भारतीय इतिहासकार पुनर्जीवन समझते हैं। शंकराचार्य या रामानुज के बाद हर भारतीय पुनर्जीवन एक भ्रम मात्र रहा है। किसी का कोई नतीजा नहीं निकला। सिर्फ इतना हुआ कि फिर कोई विजेता आया और फिर कोई पुनर्जीवन हुआ। भारतीय इतिहास के साथ दिक्कत यह है कि विजयी सेना के साथ आया कोई फरिश्ता या स्मिथ उसका स्वर निर्धारित करता है। यह स्वर अभी तक बदला नहीं गया। शायद यह भारतीय पुनर्जीवन या क्रांति के झूठे होने का काफ़ी सबूत है। अंतःकरण की प्रेरणा के बगैर कभी किसी राष्ट्र का पुनर्जीवन नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। सोई हुई आत्मा को जगाने में किसी कमांडर पेरी का आकर द्वार खटखटाना कभी कभी सहायक हो सकता है। इससे अधिक दमनकारी विदेशी दबाव शायद ही कभी अंतःकरण को जगाने में सहायक होते हैं। अगर अंग्रेजी राज और अंग्रेजी भाषा का हिंदुस्तान पर अधिकार न हुआ होता, चीन से हारने के जो कारण बताए जाते हैं उन्हीं से जाहिर हो जाता है कि भारतीय स्थिति कितनी खोखली है।
चीन के हथियार अच्छे थे और उसके सिपाही ज़्यादा थे और उन्होंने धोखे से अचानक हमला कर दिया। अफ़गान सेनाओं ने भी इसी तरह अपनी आगे बढ़ती फ़ौज के सामने गायें खड़ी करने का छल किया था और उनके हथियार ज़्यादा अच्छे थे। इतिहास इससे अधिक शर्मनाक ढंग से झूठ नहीं हो सकता। भारत जैसे बड़े और विशाल जनसंख्या वाले देश की हार के बाहरी कारणों की बात करना मूर्खता है। भारत हमेशा बड़ा और विशाल जनसंख्या वाला रहा है। उसके अंदरूनी रोग ही उसके पतन के कारण बन सकते हैं। इसी कारण उसका पुनर्जीवन उसके अंतर से ही हो सकता है। हमें कुछ अचरज है कि महात्मा गांधी भी अभी तक भारत को पुनर्जीवन नहीं दे सके हैं। पिछले दिनों इतिहास की दो विचारधाराएं सामने आई हैं। इस देश में किसी भी इतिहास लेखन को विचारधारा की संज्ञा देना उचित है या नहीं, उसे छोड़ें। ये दोनों धाराएं अपने नेताओं के नाम से जानी जाती हैं, डॉक्टर ताराचंद और डॉक्टर मजुमदार। वे बहस काफ़ी ज़ोर शोर से करते हैं, लेकिन मूलतः दोनों एक ही हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा छोकरों की देसी परजीवी संतान हैं। दोनों ही धाराएं झूठे विहान की धारणा को स्वीकार करती हैं। मतभेद केवल इस पर है कि वे किस झूठ को छोड़ें, क्योंकि अंग्रेजी काल के झूठ को वे दोनों ही स्वीकार करती हैं। एक उपधारा भी है जो अलीगढ़ के साथ जोड़ी जाती है। वे प्रगतिशील होने का दावा करते हैं। बांझ या छिछले मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास में निरंतर प्रगति होती है। इतिहास की यह धारणा उनकी विकृत आत्माओं को शांति प्रदान करती है। वे हर मुस्लिम आक्रमण का औचित्य खोजने में लगे रहते हैं, चाहे उसके परिणाम स्वरूप मुग़ल मुसलमान द्वारा अफ़गान मुसलमानों की हत्या हुई हो और हिंदू मुसलमानों का नज़दीक आना रुका हो या पिछड़ गया हो। कौन नहीं जानता, अफ़गान हुकूमत देसी हो चुकी थी और हिंदू मुसलमान भारत की दो आँखों जैसे बनने लगे थे जब मुग़ल आक्रमण ने उन्हें फिर अलग कर दिया। बाद में मुग़लों ने खुद हिंदू मुसलमानों को नज़दीक लाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे शक्तिहीन हो गए थे। मार्क्सवाद सहित भारत में बाहर से लाए गए हर सिद्धांत का एक दुर्भाग्य पहलू यह है कि वह निष्प्राण कर दिया जाता है। इतिहास लेखक बांझ और नीरस बना रहता है। वह सीधी या शायद घुमावदार प्रगति की एक परिकथा बन जाता है। थोड़ी थोड़ी प्रगति, लेकिन प्रगति ही। एक ही कसौटी पर यह परिकथा धुएं में उड़ जाती है। यह प्रगति अगले आक्रमण को क्यों नहीं रोक पाती? यहाँ कुछ लोगों को लोभ हो सकता है कि श्री सावरकर और पंडित सुंदरलाल जैसे इतिहासकारों को और दूसरी ओर वासुदेव शरण अग्रवाल जैसों की याद करें। सावरकर जैसे लेखन का मूल्य इसमें है कि वह झुकाने का औजार है और इससे हमें इनकार नहीं, लेकिन इतिहास के रूप में यह ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहता, रहना भी नहीं चाहिए। वास्तव में यह इतिहास नहीं है, यह केवल एक तीखी, एक ही ऊंचाई पर चलने वाली चीख है। यह सत्य के एक बड़े अंश के अनुरूप नहीं है और यह अतीत को पुनर्जीवन भी नहीं देता। कुछ समय बाद यह स्वर भौंरा लगने लगता है और उससे ऊब होने लगती है। आधार सामग्री के रूप में इसका उपयोग अवश्य हो सकता है, लेकिन ऐसे अनगढ़ और अनाकर्षक इतिहास लेखन का मूल्य शुरू में जो कुछ रहता है वह भी समय बीतने पर खत्म हो जाता है। किंतु पिछले दिनों की गई पुराण काल की व्याख्याएं आकर्षक भी हैं और मूल्यवान भी। ये सृजनात्मक साहित्य भी है, पुराकथाओं की व्याख्या भी, इतिहास की कुछ दार्शनिक या रसमय झांकी भी।
सरकार और सरदेसाई की तरह के विवरण जिनमें केवल घटनात्मक इतिहास है दूसरों से अच्छे हैं, जिनमें इतिहास लेखन का झूठा दावा किया गया है। इतिहास लेखन का एक बड़ा ही अनाकर्षक रूप वह है जिसमें तारीखों और व्यक्तियों के कार्यों का बिल्कुल सपाट वर्णन होता है। उनको जोड़ने वाली कड़ियों की चाहे वह कितनी भी मामूली या दुष्ट हों कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन चारण काव्य के उद्धरणों, पदवियों आदि के वर्णन की भरमार होती है। ऐसे लेखन में एक और भी गंभीर दोष होता है। अचानक ही बीच में किसी अंग्रेज का नाम आ जाता है, कोई धर्म प्रचारक या हाकिम, या कि वह इस विषय का अधिकारी विद्वान है, और फिर उसका खंडन या समर्थन आवश्यक हो जाता है। इस मूर्खतापूर्ण उद्यम में बेकार भर्ती की चीज़ें भी बहुतेरी हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा छोकरों द्वारा झूठ और विध्वंसात्मक तथा प्रचारकों द्वारा अनाकर्षक और विकृत रूप में एकांगी इतिहास लेखन के बीच यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत इतिहास में बहुत कुछ पुरानी बातें ही दोहराई गई हैं। रूढ़ियों और पुरानी लीकों से निकलना लगभग असंभव प्रतीत होता है। मनुष्य का इतिहास सुनने या सोचने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसे लिखेगा कौन? अगर इरादा एक या दूसरे दृष्टिकोण से ग्रस्त अब तक लिखे गए इतिहास को इकट्ठा करके देने और बीच बीच में मनुष्य के कुटुंब संबंधी एक आध जुमले डाल देने का ही है, तो नतीजा हमारे सामने है। कोई राष्ट्र अपने दिमाग या उसके गठन को पिलपिला करके कभी मानवीय नहीं बना। केवल वही राष्ट्र कभी मानवीय बनेगा जो अपने हथियारों सहित अपनी प्रभुसत्ता को या उसके एक अंश को मानव समाज का कोई गठन होने पर ये उसको सौंप देगा। यह सौंपना दरअसल अपने को ही होगा, क्योंकि वह स्वयं भी गठन का अंग होगा। धन्यवाद।